नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज कहानी उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की। हुआ यूं कि गोंडा जिले के ढांडौली गांव से 10वीं में पढ़ने वाली एक लड़की अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। तारीख है 7 फरवरी 2015। चूंकि एक नाबालिग लड़की गायब हुई थी, घर वालों ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई और ये मामला सिंपल गुमशुदगी का नहीं था बल्कि किडनैपिंग का था। क्योंकि आमतौर पर जब छोटे बच्चे कहीं गायब होते हैं तो उसे जो है डिसअपियरेंस का मामला नहीं माना जाता बल्कि उसे किडनैपिंग के केस के तौर पर कंसीडर किया जाता है। और यहाँ भी पुलिस ने वही किया, किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ और मामले की छानबीन जांच शुरू हुई। इसके बाद एक एक करके कई महीने गुजर गए, लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई लीड नहीं मिली। और उधर गोंडा से दूर आगरा के एतमादौला इलाके में एक लड़की की लाश मिली और ये लाश इस बच्ची के गुमशुदगी के कुछ ही दिनों के बाद मिली। तो जब कुछ ही दिनों के बाद मिली तो उस समय तो खैर घर वालों को इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ने लाश की तस्वीरें क्लिक की और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जो भी उसके बिलोंगिंग्स थे पुलिस ने वो अपने पास रखे। डेड बॉडी के साथ पुलिस ने जो चीज़ें रिकवर की थी। उधर गोंडा की पुलिस अलग जांच करती रही, लेकिन बच्ची के बारे में पुलिस को कोई जानकारी, कोई खबर कई महीने गुजरने के बाद भी नहीं मिल पाई। बाद में जब अलग अलग ज़िलों की पुलिस के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ तो ये पता चला कि गोंडा से एक लड़की, उसी उम्र की 10वीं क्लास के आसपास पढ़ने वाली एक लड़की गायब हुई थी। तो आगरा की पुलिस ने इसके बारे में गोंडा पुलिस को जानकारी दी और गोंडा में जो लड़की के घर वाले थे वो फिर फौरन आगरा पहुंचे और आगरा में आकर उन्होंने, लाश तो खैर नहीं थी, लेकिन उस लाश की जो तस्वीरें वगैरह पुलिस ने क्लिक की थी और जो भी बिलोंगिंग्स वगैरह लाश के साथ जो चीज़ें पुलिस को मिली थी वो सारी चीज़ें पुलिस के पास थी। उन चीज़ों को देखकर गोंडा से जो परिवार आगरा पहुंचा था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लाश जो है उन्हीं की बेटी की थी। तो कुल मिलाकर ये कहानी साफ हो गई कि लड़की जो अपने घर से गायब हुई थी उसे किसी ने अगवा कर लिया था और न सिर्फ अगवा कर लिया था बल्कि गोंडा से दूर आगरा लाकर उसकी हत्या कर दी थी। तो बहुत ही सनसनीखेज, बहुत ही जघन्य और बहुत ही विचलित करने वाली कहानी थी। घर वाले बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी तो बेटी की ही हत्या हो गई। अब इस मामले की जांच लगातार आगे बढ़ती रही और जो पीड़ित परिवार है उन्होंने अब पुलिस को एक नाम दिया। चूंकि मामला कत्ल का हो चुका था, पहले तो सिर्फ किडनैपिंग का केस था और ये नाम जो है विष्णु नाम के एक नौजवान का था। विष्णु भी उसी गोंडा के ढंडौली गांव का रहने वाला था। घर के लोगों का ये कहना था कि ये विष्णु जो है लगातार उनकी बच्ची को बहलाता फुसलाता रहता था और विष्णु ने ही उनकी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ वो ले गया था और उसने इस लड़की की हत्या कर दी। अब पुलिस जो है विष्णु की तलाश करने लगी और कुछ कोशिश के बाद पुलिस ने फाइनली विष्णु को गिरफ्तार कर लिया, उसे पकड़ लिया। विष्णु से सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की। विष्णु हर बार ये मना करता रहा कि इस मामले में मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी। पुलिस ने ज़बरदस्त सख्ती की और आखिरकार विष्णु को इस मामले में न सिर्फ उस लड़की के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया बल्कि उसके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी अदालत में। इस मामले में कहने का मतलब ये कि गोंडा पुलिस की जांच पूरी हो चुकी थी और गोंडा पुलिस की जांच में विष्णु ही जो है इस मामले का कातिल था। उधर विष्णु के घर वाले अपने बेटे के जेल जाने की वजह से काफ़ी परेशान थे। विष्णु जब से गिरफ्तार हुआ तब से कभी पुलिस की हिरासत में तो कभी जेल में जाकर घर वाले उससे मुलाकात करते रहे और पूछते रहे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन हर बार विष्णु ये बताता रहा कि उस लड़की के अपहरण और गुमशुदगी से और कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसे झूठा फंसाया गया है। तो पुलिस वाले तो खैर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन घर वालों को जब अपने बेटे ने रो रो कर पूरी बात बताई, सच्चाई बताई, तो घर वालों को ये लगने लगा कि हाँ, उनका बेटा इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो लड़की ऑलरेडी मर चुकी है, जिसकी लाश का अंतिम संस्कार हो चुका है, जिसके कपड़े और बिलोंगिंग्स देखकर घर वाले उसकी पहचान कर चुके हैं, वो लड़की अगर उसकी हत्या नहीं हुई है तो वो लड़की इतने दिनों से कहाँ है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था और इसका जवाब किसी के पास नहीं था, खुद विष्णु के घर वालों के पास भी नहीं था। लेकिन विष्णु के घर वालों ने हिम्मत नहीं हारी और वो कोशिश करते रहे ये पता करने की, ये जानकारी जुटाने की कि आखिर वो लड़की जो उन्हीं के गांव की रहने वाली थी, जिसकी हत्या की झूठी बात कही जा रही है, वो लड़की कहाँ है।
और ये कोशिश जो है वो कई सालों तक चलती रही और फाइनली इस मामले में अब जाकर 2022 में बहुत मेजर ट्विस्ट आया। हुआ ये कि वृंदावन के एक संत हैं जिनका नाम है गुरु भगवताचार्य। ये भगवत कथा सुनाते हैं और जाने माने संत हैं। इनके शरण में जो है विष्णु की माता जी जिनका नाम सुनीता है, सुनीता आई और सुनीता ने आकर इन महात्मा जी से ये कहा कि देखिए मेरा बेटा जेल में है और कत्ल के एक ऐसे मामले में जेल में है जो कत्ल उसने किया ही नहीं है। भगवताचार्य ने पूछा कि भाई नहीं किया है तो आपके पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस, कोई ऐसी बात। सुनीता ने तब इन संत जी को ये कहा कि हाँ उनके पास एविडेंस है। उनके परिवार ने अपने तौर पर जानकारी जुटाई है कि वो लड़की जिसे आज से 7 साल पहले मरा हुआ बताया गया और जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में मेरे बेटे विष्णु को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, वो लड़की न सिर्फ जिंदा है बल्कि उनके पास उस लड़की का पता है जो इन दिनों अलीगढ़ में रहती है। अलीगढ़ भी उत्तर प्रदेश में है, आप सब जानते हैं, अपने तालों के लिए मशहूर है। तो जब भगवताचार्य ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उनको लगा कि एक लड़का जो 7 सालों से जेल में है और जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में है वो लड़की जिंदा है। तो भगवताचार्य ने फिर अपने लेवल पर, अपने तौर पर इस मामले को क्रॉस चेक करने की कोशिश की। उन्होंने भी क्रॉस चेक की और गोंडा में जो लड़के का परिवार था वो तो खैर अपने लेवल पर ये सब कुछ क्रॉस चेक कर ही चुका था। फिर फाइनली सुनीता जो है वो गुरु भगवताचार्य के साथ मिलकर जो है गोंडा के एसएसपी से जाकर मिली और एसएसपी से जाकर मिलने के बाद उन्होंने कहा कि उनका बेटा नाहक ही जेल में बंद है और जिस लड़की के इल्ज़ाम में जेल में बंद है और गोंडा की पुलिस ने चार्जशीट तक दाखिल कर दी है वो लड़की जिंदा है और उनके पास पक्का पता है कि वो लड़की अलीगढ़ में रह रही है। बल्कि न सिर्फ अलीगढ़ में रह रही है, उसने शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो ये इस कहानी का जो है एक मेजर टर्न था। आप इसे कह सकते हैं कि कहानी पूरी 360 डिग्री घूम गई थी। पुलिस ने भी जब ये सुना तो पुलिस को खुद की कानों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। उनको लगा कि भाई हमने ढूंढी, खुद हमने लाश बरामद की। हमने क्या बरामद की, हमारे पार्टनर डिस्ट्रिक्ट आगरा में वो लाश बरामद हुई और उसका अंतिम संस्कार हुआ। वो लड़की जिंदा कैसे हो सकती है। तो फाइनली गोंडा पुलिस की टीम ने अलीगढ़ पुलिस से कांटेक्ट किया और उस पते पर जाकर पहुंची जिस पते के बारे में विष्णु का परिवार जिक्र कर रहा था। और जो शिकायत विष्णु के घर वाले कर रहे थे वो बात बिल्कुल सही निकली। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि वो लड़की जो 7 फरवरी 2015 को अपने घर से बिल्कुल संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी और जिसके कत्ल की बात कही जा रही थी, वो लड़की न सिर्फ जिंदा थी बल्कि अलीगढ़ में बहुत हैप्पीली अपने पति और 2 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। पुलिस ने फौरन उस लड़की को गिरफ्तार किया और न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि लेकर अपने साथ कोर्ट पहुंची। और कोर्ट पहुंचने के बाद पुलिस ने 2 अर्जियां लगाई। एक तो ये कि इस लड़की की फौरन डीएनए जांच के लिए कोर्ट इजाज़त दे ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि ये वही लड़की है जो अपने घर से गायब हुई थी और जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में विष्णु जेल में है। और दूसरा, कोर्ट में इस लड़की का मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान जो है वो कलमबद्ध किया जाए। कहने का मतलब ये कि मजिस्ट्रेट खुद उससे बयान ले लड़की से और ये पूछे कि वो लड़की गायब होने के बाद अब तक कहाँ कहाँ रही और इतने दिनों तक वो जो है अपने घर से भी गायब रही, किसी को कानो कान उसके जिंदा होने की खबर नहीं मिली। तो आखिर विष्णु जब इसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गया तो क्या उसे इसके बारे में जानकारी थी, नहीं थी, इस मामले में उसके घर के लोगों की मिलीभगत है या नहीं है, ये सारी कहानी जो है खुद मजिस्ट्रेट के सामने वो लड़की बताए। तो इन 2 चीज़ों के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की और इस लड़की को पेश किया। पेश करने के साथ ही ये मामला आप ये समझ सकते हैं कि उसने पूरे मतलब उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे से लेकर जुडिशियरी तक में सनसनी फैला दी। और इसलिए फैला दी क्योंकि इतनी ज्यादती, इतनी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में एक वर्ड है धक्केशाही, इतना ज़्यादा हो कि कोई इंसान जेल चला जाए, उसके खिलाफ चार्जशीट हो जाए, कत्ल का मुकदमा चले और 7 सालों से वो बिना किसी जुर्म के जेल में पड़ा सड़ता रहे। तो ये कितनी दुखद कहानी है, कितनी बड़ी विडंबना है। तो खैर शुरुआती तफ्तीश में तो ये बात साफ हो गई है कि वो लड़की जिंदा है और न सिर्फ जिंदा है बल्कि अपने पति और बच्चों के साथ अलीगढ़ में रह रही है। लेकिन अभी इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए डीएनए टेस्ट का परमिशन और उसकी रिपोर्ट के आने का इंतजार है। इसी बीच लड़के को जेल से बाहर निकालने के लिए जो घर वाले हैं उन्होंने अलग से कोर्ट में अर्जी लगाई है ताकि उस लड़के को बिना शर्त जो है
जेल से बाहर निकाला जाए। अब यहाँ देखने वाली बात ये होती है कि क्या घर के लोग और वो पीड़ित लड़का कोर्ट से इस मामले में मुआवजे की भी मांग करता है या नहीं, और अगर मुआवजे की मांग करता है तो कोर्ट कितना मुआवजा उस लड़के को देता है, और जो भी इस मामले के जिम्मेदार पुलिस वाले हैं जिन्होंने इस मामले की तफ्तीश की थी, क्या उनकी भी कोई जवाबदेही तय होती है या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा सवाल ये भी है कि जिस लड़की की लाश आगरा के एतमादुद्दौला में मिली थी और वो 2015 में ही कुछ महीनों के बाद बरामद हुई थी, वो लाश किस लड़की की थी और उस लाश पर इस लड़की के कपड़े कैसे आए, ये भी एक बहुत गौर करने वाली बात है। कहने का मतलब ये कि जो पूरी कहानी है उसको सुनकर ये बात समझ में आती है कि ये महज जो है कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, बल्कि जानबूझकर इस मामले में विष्णु नाम के लड़के को ट्रैप किया गया था। अदरवाइज 10वीं की उस लड़की जो जिंदा है उसकी लाश आगरा में मिलने का सवाल नहीं उठता। और मान लीजिए अगर आगरा में इत्तेफाक से उसी उम्र की कोई और लड़की मरी थी तो उसी के जिस्म पर हूबहू वही कपड़े और वही बिलोंगिंग्स जो है लाश के साथ बरामद होना, ये बात अपने आप में जो है वो साजिश की तरफ इशारा करती है। तो क्या इस साजिश में उस लड़की के घर वाले शामिल थे? क्या पुलिस वालों को इसकी भनक नहीं लगी, या फिर पुलिस ने जानबूझकर इस मामले में लापरवाही बरती, या कहीं पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी उनकी भी मिलीभगत थी? फिलहाल इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए और लड़के को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आज अलग से मैं आप लोगों से कोई पहेली या कोई सवाल नहीं पूछने वाला हूं, लेकिन मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप हमें ये ज़रूर बताएं कि इस मामले में आपका टेक क्या है। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये महज इत्तेफाक की बात है कि एक उसी उम्र की लड़की मिली और घर वालों ने गलती से उसकी पहचान कर ली, या फिर घर वालों का उस लड़की की लाश को अपनी बेटी के लाश के तौर पर पहचानना, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आप लोग क्या सोचते हैं? और अगर आप इसे साजिश मानते हैं तो क्यों मानते हैं? आपका लॉजिक क्या है? प्लीज़ आप वो भी हमें बताने की कृपा करें। हम वो सारी बातें जो आप लिखकर हमें भेजते हैं हम पढ़ते ज़रूर हैं, और इसमें से भी जो आंसर, ऑब्वियसली मैं भी कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली इसमें से भी जो आंसर सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगेगा, मैं वो आंसर आप लोगों के सामने दोबारा रखने की कोशिश करूंगा, पेश करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो पिछली बार हमने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, वो सवाल कुछ यूं था कि संभल में एक लड़की ने अपनी शादी तब तोड़ दी थी जब उसके होने वाले पति ने शादी के दौरान ही जो है उसे सार्वजनिक तौर पर किस कर लिया था, और ये किस उसने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो लड़का अपने दोस्तों के बीच ये शर्त लगा चुका था कि मैं शादी के दौरान पब्लिकली क्या मैं अपनी बीवी को किस कर पाऊंगा या नहीं। इस बात पर उसने शर्त लगाई थी और उसने वो अजीबोगरीब हरकत की जिसके बाद वो शादी टूट गई। तो इस मसले पर आप लोगों की अलग अलग राय जो है वो कमेंट बॉक्स पे मुझे पढ़ने को मिली। ज़्यादातर लोगों ने, मैं ये कहूँगा 80% लोगों ने ये कहा कि उस लड़की का फैसला बिल्कुल सही था। जो लड़का इस तरह की ओछी शर्तें जो है अपने दोस्तों के साथ लगाए, और न सिर्फ लगाए बल्कि उसको सही साबित करने के लिए, उस शर्त को जीतने के लिए सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी के साथ ऐसी हरकत करे, तो वो बहुत ही आपत्तिजनक और डेरोगेटरी है। और इसीलिए लड़की ने अगर वहीं पर अपनी शादी तोड़ दी तो उसने बहुत अच्छा काम किया था। 80% लोगों ने ये बात कही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि उसने किस ही कर लिया था, कोई उसके साथ अत्याचार नहीं किया। हो सकता है कि उसकी नासमझी थी या भावनाओं में बह गया। उस लड़की को अपने होने वाले पति को एक मौका देना चाहिए था और ये शादी नहीं तोड़नी चाहिए थी। तो ये बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अक्सर इस तरह के सवाल जो थोड़े सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब जिस पर एक तरह की राय भी आ सकती है, दूसरी तरह की राय भी आ सकती है, उसमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हर आदमी का थॉट प्रोसेस एक जैसा नहीं होता है। तो इस मामले में भी कुछ वैसा ही है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद उस लड़की का फैसला सही था, क्योंकि अपनी होने वाली बीवी को या किसी भी लड़की को सार्वजनिक तौर पर किस करना, भले वो आपकी बीवी हो, लेकिन हमारा जो संस्कार है, हमारा जो समाज है, वो इन चीज़ों को लेकर अभी भी इतना ओपन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओपन नहीं होना सही है या गलत है, मैं उस डिबेट में जा ही नहीं रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि है नहीं ओपन। और ये बड़ा एम्बैरेसिंग किसी लड़की को लग सकता है या लड़की के माँ बाप को लग सकता है कि पब्लिकली जो है उनका होने वाला दामाद सैकड़ों लोगों के सामने उस लड़की को किस कर रहा है।
तो इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए और इस एम्बैरेसमेंट से उस लड़के के बारे में एक ओपिनियन फॉर्म करते हुए अगर लड़की ने वहीं पर उस रिलेशनशिप को स्टॉप करने का फैसला किया तो मेरे हिसाब से ये उसका कॉल था और मेरे हिसाब से ये गलत नहीं था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं उन दर्शकों के कमेंट का भी सम्मान करता हूं जिन्होंने उस लड़के को एक सेकंड चांस देने की बात कही है। उनकी बात भी अपनी जगह पर सही है, ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं था अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लड़की का फैसला सही था शादी तोड़ने का। इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है? आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई, प्लीज़ उस पर भी अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्द हाजिर होते हैं किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।